हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आज हम लोग बायो सेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ये एप्लीकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से भी, और इंजीनियरिंग की जो प्रवेश परीक्षा आप देते हैं उससे भी संबंधित है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एप्लीकेशन हम बताएंगे उस एप्लीकेशन से संबंधित न्यूमेरिकल भी सभी एग्जामों में आते हैं, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग के संबंधित प्रवेश परीक्षा हो, सब में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें और कापी और पेन निकाल लीजिए, बैठ जाइए सामने और जैसे जैसे हम समझाते जाएं आप उसको विधिवत नोट करते जाइए, समझते जाइए और अंत तक इस वीडियो को देखें। तो बायो सेवर्ट के नियम के जो एप्लीकेशन हैं उनमें से पहला एप्लीकेशन हम आपको पहले समझा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। मीन्स निश्चित लंबाई के किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को हम कह सकते हैं कि निश्चित लंबाई के परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चाहे चालक कहें, कंडक्टर कहें, चाहे वायर कहें, चाहे तार कहें, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे हम कंडक्टर लेके डेरिवेशन करें, चाहे वायर लेके करें, दोनों से एक ही फार्मूला प्राप्त होता है, चाहे हम उसको कंडक्टर कहें, चाहे हम वायर कहें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब हुआ कि निश्चित लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बी को हमें कैलकुलेट करना है कि अगर कोई वायर है, जैसे एक निश्चित लंबाई का ये वायर है, ये एक वायर है, इसके कारण इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किसी एक बिंदु पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो आई करंट फ्लो हो रही इसके कारण। क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होती है, तो उसके सराउंडिंग, उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने कोई पी पॉइंट ले लिया कि ये कोई पी पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक, हमने मान लिया कि ये जो पी पॉइंट है इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पे, इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे चूंकि जो बायो सेवर्ट का नियम है वो करंट एलिमेंट के लिए यूज होता है, छोटी सी लंबाई के लिए प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी लंबाई वहां पे हमने डीएल लिया था, जिसके द्वारा फार्मूला मिला था बायो सेवर्ट का नियम का, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला वहां पे हमको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो लंबाई हम लेते हैं बायो सेवर्ट के नियम में डीएल लेते हैं, अल्पास लंबाई लेते हैं, थोड़ी लंबाई के लिए ही बायो सेवर्ट का नियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी लंबाई ले लिए, ये लंबाई ले लिए और इसको हमने यहाँ ऐसे मिला दिया इस पॉइंट को,
और ये जो लंबाई ले ली ये DL है, लेकिन यहाँ O से ये N पॉइंट हमने मान लिया, यहाँ तक कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमने L मान लिया। O से L तक की जो लंबाई उसको हम L मान लिया, और यहाँ पे इस थोड़े से भाग को अल्पांश लंबाई कितनी ले ली हम DL, क्योंकि इस अल्पांश लंबाई में ही हम क्या लगाएंगे, बायो-सेवर्ट का नियम। पहले अल्पांश लंबाई के लिए निकालेंगे, फिर पूरी लंबाई के लिए निकालेंगे, परिमित लंबाई के लिए, निश्चित लंबाई के चालक के लिए, इस पूरे चालक के लिए निकालेंगे। देखिए समझा रहे हैं कैसे आप निकालेंगे। अब देखिए इस P पॉइंट को इस चालक के सिरों से भी मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया, इधर इस सिरे से मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसको आप φ1 सपोज कर लीजिए, हमने मान लिया ये φ1, मतलब इस P पॉइंट से इस वाले सिरे के बीच, इस लंबवत दूरी के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हमने φ1 मान लिया। दूसरे सिरे से बिंदु O के बीच ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बनेगा, इसको हमने φ2 कह दिया, ये φ2 हो गया, ठीक। और DL के लिए ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बन रहा है, ये इसको हमने थीटा सपोज कर लिया, एक मिनट, इसको यहाँ लिख दिया, ये थीटा हमने सपोज कर लिया, ठीक। ये P पॉइंट से N पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, ये जो इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ जो एंगल बना है, इसको हमने थीटा मान लिया। ये थीटा है, ये 90 होगा, तो ये एंगल हम समझ रहे हैं कि 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम बायो-सेवर्ट के नियम को समझा दें आपको। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम में जब हमने कंडक्टर लिया था, चालक लिया था, वायर लिया था, तो ये हमने DL माना था, ये हमने P पॉइंट ले लिया था, ये एंगल हमने थीटा मान लिया था, तो वहाँ पे हमने लिखा था कि जो DB है वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के होता है। ये देखिए साइन थीटा आपका है, तो थीटा कौन सा एंगल होता है, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा और धारावाही चालक के बीच का कोण। इसका मतलब यहाँ पे वो कोण कौन सा है, 90 माइनस थीटा है, समझ गए। अच्छा अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिखेंगे DB इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ये 90 माइनस थीटा अपान, अब देखिए R की जगह क्या लिखेंगे, R की क्या वैल्यू होगी, R, ये R है, ये डिस्टेंस हमने R मान ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये P पॉइंट से लेकर ये यहाँ तक की N तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने R सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा R², ठीक, करेक्ट। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा अपॉन R²। इतनी चीज समझ गए आप, करेक्ट, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो DB जो निकला है बायो-सेवर्ट से हमने निकाला है, और ये इतने DL वेक्टर जो है इसके लिए निकला है, और DL वेक्टर की दिशा क्या होगी, करंट की दिशा में होती है। DL जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो उस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इस DL में प्रवाहित धारा के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना प्राप्त हुआ, किससे, बायो-सेवर्ट के नियम से, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम थोड़ी सी अल्पांश लंबाई के लिए लागू होता है, अल्पांश लंबाई के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अल्पांश के प्रयोग करके हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हमको पूरे कंडक्टर के कारण, पूरे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट, अब देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब थोड़े से मान को प्राप्त करने के बाद ज़्यादा मान प्राप्त करना होता तो इंटीग्रेशन करते हैं, ज़्यादा मान हो उसको रिड्यूस करना हो, कम करना हो तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए अब पूरे के लिए कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। देखिए ये हो जाएगा B इक्वल टू इंटीग्रेट
dv, dv को हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, देखिए यहाँ समझिए। देखिए हमको पूरे चालक के लिए निकालना है, तो P पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे ऊपर के सिरे की ओर चलते हैं तो एंगल कितना बनता है φ1, और नीचे वाले सिरे की ओर चलते हैं तो एंगल कितना बनता है φ2। ठीक है, इसका मतलब कि इस परपेंडिकुलर लाइन से अगर हम ऐसे चले तो यहां से यहां तक प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो निकल आएगा, और फिर यहां से हम ऐसे यहां चलें तो इतने के में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो टोटल कितना हुआ यहां से लेकर यहां तक। लेकिन इस परपेंडिकुलर से ऊपर की लाइन के एंगल को φ1 को हम प्लस में कहेंगे, और इस परपेंडिकुलर के नीचे की लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम -φ2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम पूरे चालक के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या होगी, ये ऊपर φ1 प्लस में हो जाएगा, ये नीचे φ2 माइनस में हो जाएगा। तो लिमिट होगी -φ2 to φ1। क्यों हमने लिमिट ली? क्योंकि देखिए ना, जैसे एक P पॉइंट है, ये ऐसे है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये P पॉइंट पे जा रही। अगर इसको हम ऐसे घुमा दें, देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी लेते चले जाए, यहाँ तक आ गए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। फिर इधर से थोड़ी दूरी लेते यहाँ आ गए तो यहाँ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो इस इतने के कारण भी निकल आए, इतने के कारण, तो इसका मतलब पूरी लिमिट ले लेंगे, पूरा ये एंगल ले लेंगे तो इस पूरी चालक में प्रवाहित धारा के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त हो जाएगी। इसलिए लिमिट हमने लगा दी -φ2 to φ1। ठीक, नीचे वाले को -φ2, ऊपर वाले को +φ1। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा B = लिमिट -φ2 to φ1, और ये लिखा जाएगा μ0/4 पाई I dl cos θ/r²। अब देखिए इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए I डेफिनेट है, बाहर आ जाएगी, μ0/4 पाई बाहर आ जाएगा। तो ये जो cos थीटा है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें dl को थीटा के टर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब dl को हमें थीटा टर्म में चेंज करना होगा। तो देखिए थीटा को हम कैसे चेंज करेंगे, r को हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए P, ये P है, PON, ये कोण ले लीजिए cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण, आधार होगा OP और कर्ण होगा PN। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू A/r। देखिए ये वैल्यू A है, ये वैल्यू R, करेक्ट। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/cos थीटा। ये R की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई यहाँ पे रखने के लिए। ठीक, अब R तो हमें प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस हम ये परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इसको हम चेंज कर रहे हैं। R को हमने परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस A है उसमें हमने चेंज कर लिया चालक से। अब हमें dl को चेंज करना पड़ेगा, d थीटा के टर्म में। इसको चेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम। अब यहाँ पे हम लिख देंगे tan, इसी ट्रायंगल को लेंगे, उसमें tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब होगा ON, L हो जाएगा, आधार हो जाएगा A, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू L/A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर दें तो L इक्वल टू A tan थीटा हो जाएगा, A tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो dl का हो जाएगा dl/d थीटा इक्वल टू A, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो dl इक्वल टू हो जाएगा A sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसका मतलब जहां पे dl लिखा है उस जगह हम लिखेंगे A sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इस इक्वेशन में r और dl दोनों के मान आप रख दीजिए। देखिए इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू μ0/4 पाई। ठीक, इंटीग्रेट
लिमिट -φ2 to φ1। ठीक है, अब देखिए आई हमने लिख दिया। अब dl की जगह हम क्या लिखेंगे? dl की जगह हम लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख दिया, और cos थीटा लिख दिया जो लिखा है पहले से, अपान आर स्क्वायर। देखिए आर बराबर ए अपान कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ए स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हो जाएगा बी लिमिट -φ2 to φ1। देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। देखिए ए से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ केवल ए बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब एक चीज और देख लीजिए, ये जो वैल्यू दी है ये इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ लिखना चाहे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा v इंटीग्रेट -φ2 to φ1 म्यू नॉट अपान 4 पाई आई। अब देखिए आई, ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा अपान ए, बाकी ये चीज 1 हो गई। ये इतनी चीज आपको बची। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हम बिगाड़ रहे हैं, ये समझ में आएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए इंटीग्रेट φ2 to φ1, ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin थीटा होता है, तो ये हम लिखेंगे b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट ये हो जाएगी φ2 to φ1। बात समझ में आ गई? यहाँ चाहे लिखना चाहे लिख लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब लिमिट पुट कर दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, और ये हो जाएगा साइन φ1 थीटा की जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। ठीक, पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी फिर माइनस करके लोअर लिमिट लिखी जाएगी, माइनस साइन माइनस φ2, ये हमने लिख दी। ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये हो जाएगा साइन φ1 माइनस, देखिए एक चीज साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस साइन φ2। ठीक, ये भी लिखना चाहे लिख दें कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस फार्मूले से हमने इसको खोल दिया तो ये माइनस पहले लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे इस धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के कारण बिंदु पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, वो हमने कैलकुलेट कर ली कि इतनी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। करेक्ट, समझ में आ गया? अब इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे आपको बताते हैं। हाँ, नोट कर लिया। अब देखिए हम इसको बिगाड़ रहे हैं, आगे आपको बता रहे हैं। हाँ, एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर जो ये φ1 φ2 है, ये हम अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मेजर्ड करेंगे, हमेशा कैलकुलेट करेंगे, मापेंगे अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर तो ये इधर, ठीक है। और उसके साथ ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस। याद रहे, इस कंडक्टर से हमेशा ये डिस्टेंस ये क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी।
ठीक, फाई वन फाई टू क्या होंगे, ये अपोजिट होंगे, ये आपको याद रखना है, ये अपोजिट होंगे, मेजर करेंगे एक दूसरे के, और ए जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी डिस्टेंस, करेक्ट। हाँ, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट के लिए हम आपको बता रहे हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अभी तक फाइनाइट था, अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर मीन्स ऐसा चालक लें, ऐसा वायर लें जिसकी लंबाई क्या हो, अनंत हो, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखिए बहुत सरल ढंग से हम आपको समझा रहे हैं, बस मस्त से आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, नोट करते जाइए, खूब पढ़िए। देखिए ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर या कंडक्टर है, आर कंडक्टर, इनफाइनाइट वायर आर कंडक्टर। देखिए यहां से ये पी पॉइंट, ये स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब एक चीज समझिए, अब आप समझिए इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट जहां तक आप देख सके, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब इनफाइनाइट होगा तो देखिए आप जो है ऐसे बिल्कुल सर, आप मान लीजिए ये वायर है, ये हमारी आंख पी पॉइंट है, ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, हमारी आंख पी पॉइंट है, ठीक है। इसके हम उस सिरे को, इनफाइनाइट, इस आंख से हम उस सिरे को देख रहे हैं, तो देखिए ये देखिए, ये हमने घुमा दिया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये इनफाइनाइट को हम देख रहे हैं, तो ये लगभग आंख से जो इस सिरे को देखेगी वो बिल्कुल इसके इस डिस्टेंस और ये आंख जो देख रही है इस सिरे को, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो नियर अबाउट 90 डिग्री होगा। मीन्स ये जो हम दिखाएंगे, ये जो डिस्टेंस हम दिखाएंगे, ये जो डिस्टेंस आएंगे इनफाइनाइट के लिए, ये 90 डिग्री होंगी। अब यहाँ पे नहीं समझाया जा सकता है, बस आप इसको समझिए, कोशिश करिए समझने का कि ये वायर है, ये हमारी आंख पी पॉइंट है, ये वायर इनफाइनाइट है, इसके उस सिरों को देखने के लिए ये पूरा सर हमारा मान लीजिए पी पॉइंट है, और आप देखने के लिए पूरा ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, तो ये और ये दोनों कहाँ जाके पहुँचते हैं, वहाँ पे। मीन्स वो ये जो रेखा है ये परपेंडिकुलर हो जाती है इस वाली रेखा की, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बस समझ में आ गया, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत लंबा जहाँ तक हम देख सकते हैं वहाँ तक कंडक्टर है, उस सिरे को हम देख रहे हैं, तो वो सिरा इस पी पॉइंट से कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, हमने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन जाएगी बिल्कुल ऐसे। बस समझ में आएगी। तो देखिए बीस कल टू, अभी फार्मूला हमने पढ़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये फाई 1 और फाई 2 आपके कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री, रख दीजिए वैल्यू, तो 20 कल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये हो जाएगा 20 कल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 20 कल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 20 कल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2i अपॉन ए। ये हो गया इनफाइनाइट स्टेट करंट वायर के कारण
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर चालक की लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई, अपरिमित लंबाई का कोई धारावाही चालक है तो उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। इसी चीज को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ये देखिए ये सेकेंड से हो, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने परिमित लंबाई का बताया था, अब हमने अपरिमित लंबाई, अपरिमित इनफाइनाइट अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक था या तार था, उसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतनी प्राप्त हो गई। बात समझ में? और ये याद रहे कि ये जो डिस्टेंस है वो कंडक्टर से परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा दिमाग में रखिए, न्यूमेरिकल के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। छाप लिया? देखिए आगे। अब हम आपको बता रहे हैं, फाइनाइट हो गए, इनफाइनाइट हो गया। अब सेमी इनफाइनाइट देख लीजिए। सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा भाग यहां से शुरू हो, इनफाइनाइट पहुंचे। सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर आर कंडक्टर। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, कैसा वायर है? करंट कैरिंग वायर है। ऐसा चालक, ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके कारण किसी बिंदु पर ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, ये पी बिंदु, यहां से आप इसको मिला दीजिए ऐसे, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री, ये ए हो जाएगा, वो बिंदु कह दीजिए इसको। ठीक, अब देखिए, तो ये आपका φ1 हो गया, ये आपका φ1 90 डिग्री हो गया। अब φ2 कहाँ? φ2 तो यही आके, φ2 होगा ही नहीं क्योंकि यही रेखा एक है, इधर तो φ2 बन रही नहीं। मान लीजिए ऐसे बनती होती, इसको मिला देते ऐसे, ये तो φ2 इसका कितना हो जाएगा? 0। बस समझ में आई भाई? φ2 ऐसे हम बनाते थे, ये एंगल φ2 लेते थे, लेकिन अब ये कहाँ आ गया? ऐसे आ गया, तो φ2 0 हो गया। ठीक है, तो अब फिर उसी फार्मूले में आप रख दीजिए, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 की जगह ये रख दीजिए, φ2 की जगह ये रख दीजिए, तो V हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0। हम जानते हैं साइन 90 = 1 और साइन 0 = 0, तो ये हो जाएगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0, तो हो जाएगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट, अर्ध अनंत लंबाई के चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर या किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। इतनी चीज समझ में आ गई? तो 3 चीजें हमने बताई। फाइनाइट अगर स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, तब क्या होगा? इनफाइनाइट है, तब क्या होगा? सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसके हम कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। हाँ देखिए, नोट कर लिया। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, अब देखिए इससे संबंधित हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो एप्लीकेशन बताए हैं, इन्हीं आप एप्लीकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई वायर है जिसमें सपोज दैट 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इस चालक से सपोज दैट 6 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, और इस चालक के
इस सिरे और इस सिरे कि ये एंगल दिए हैं, ये दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री। और कहता है बताइए पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए वही फार्मूला आप लगा दीजिए। देखिए जो अभी फाइनाइट स्टेट वायर के लिए हमने फार्मूला निकाला है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब देखिए आई इक्वल टू कितना दिया है 3 एम्पियर, ए इक्वल टू कितना दिया है 6 मीटर। ठीक, फाई 1 कितना दिया है 30 डिग्री, फाई 2 कितना दिया है 45 डिग्री। सारी वैल्यू आप रख दीजिए और म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। सारी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 3 अपान 6 और साइन 30 प्लस साइन 45, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 1 अपान साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 1/2 और इसको सॉल्व कर लीजिए 2√2 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू √2 प्लस 2, इधर देख लीजिए, इधर ये हो जाएगा 20 इक्वल टू √2 प्लस 2 और अपान 4√2 इंटू 10⁻⁷। ठीक, इसको हम टेस्ला भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी होती है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई आगे कर लीजिए, √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.414 और सॉल्व कर लीजिए। समझ गए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको समझा है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से सॉल्व करिए, खूब लगाते रहिए न्यूमेरिकल जो आज बता रहे हैं इनको लगाइए, इससे संबंधित जो आपके बुक में दिए हैं क्वेश्चन उनको आप लगाइए, खूब लगाइए। जो प्रॉब्लम आवे आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए। हो गया, अब देखें अगला, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर दिया है। ठीक, कोई स्क्वायर है, ये मान लीजिए ये स्क्वायर दिया है, ये एक स्क्वायर दिया है, ये। ठीक, इस स्क्वायर में करंट ये फ्लो हो रही है, ये करंट चल रही है इसमें, ये आई। ठीक, हम समझा रहे हैं आपको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये करंट दी है और कहा जाए बताइए इसके पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जबकि इसकी एक साइड सपोज दैट ए यूनिट, एक साइड ए यूनिट है और कहता है बताइए पी पॉइंट पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक, तो देखिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो न्यूमेरिकल हैं वो तो आप बुक से सॉल्व करेंगे, मैथ आप समझिए किस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसको जो है आप ऐसे करिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे पी पॉइंट लिख लीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। अब एक चीज़ तो आप पाम रूल से ये पहले निकालिए कि जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी अलग अलग साइड के कारण, अलग अलग साइड में करंट फ्लो के कारण, धारा प्रवाहित धारा के कारण। देखिए इसमें ये धारा प्रवाहित दिशा, ये प्रवाहित हो रही, ये प्रवाहित हो रही, ये प्रवाहित हो रही। तो पहले आप पाम रूल से ये करिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पॉइंट पे क्या होगी। देखिए
अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु को संकेत कर रही, तो आप धक्का किधर देंगे, ऊपर की ओर। इसका मतलब इस करंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी। इसके कारण देखिए, इसके कारण भी ऊपर की ओर, इसके कारण भी ऊपर की ओर, इसके कारण भी देखिए अंगूठा धारा की दिशा, पी पॉइंट उस अंगुलियां उस पी पॉइंट को संकेत कर रही जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें भी धक्का आप किधर की देंगे, ऊपर की ओर। तो हम देख रहे हैं जिन चारों साइडों में करंट फ्लो हो रही है उसके कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की ओर। इसका मतलब इन सभी साइडों के कारण, साइडों में प्रवाहित धारा के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। क्यों? क्योंकि सबकी सब सिरों में, सब साइडों में प्रवाहित धारा के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, उसकी दिशा एक ही ओर है, किधर, ऊपर की ओर। इसलिए सबको हम ऐड कर देंगे। अब देखिए पहले हम एक साइड को निकालने बता रहे हैं, कैसे आप निकालेंगे। पूरी ए है, ये पूरी भी साइड ए होगी, ये भी पूरी साइड ए होगी, ठीक, ये भी पूरी साइड ए होगी, ठीक। अच्छा, यहाँ से इस पे लम डाल दीजिए ऐसे, तो ये आधी हो गई ए अपान टू, तो ये भी होगी ए अपान टू, ये भी ए अपान टू, ये भी ए अपान टू। पूरी ए है तो ये आधी कितनी होगी, ए अपान टू। ये अगर ए अपान टू है तो ये भी ए अपान टू, करेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, ये कोण आप जानते हैं 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, 45। ये पूरा 90 होता है तो इसमें भी ये 45 होगा, ये 90 होगा, इसमें भी ये 90 होगा, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, इधर ये भी 45। बात समझ आ गई। तो पहले आप इस पे, ये जो आपकी साइड है, इस साइड में जो आई करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण पहले आप पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो लिखेंगे V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, इसको बी लिख दें पहले, साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2, ठीक। अब यहाँ देखिए पहले वाली साइड के लिए फाइव 1 कितना लिखेंगे, 45, और फाइव 2 भी लिखेंगे हम 45। देखिए ये भी 45, ये भी 45। हम लिखेंगे V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 45 प्लस साइन 45। ये हो जाएगा V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन 45 1 अपान रूट 2 प्लस साइन 45 1 अपान रूट 2। ये हो जाएगा V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, ये इसको ऐड करेंगे 2 अपान रूट 2 हो जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लिया, ठीक। ये हमने इस साइड के लिए निकाला। इसी तरह आप इस साइड के लिए भी निकाल लीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे लम डाल दीजिए। अब देखिए इसमें भी ये 90, ये 90, ये 45, ये 45, तो ये भी 45 होंगे और ये भी 45 होंगे, और यहाँ पे ये डिस्टेंस भी ए अपान 2 होगी। अब एक चीज़ और, यहाँ एक चीज़ रहेगी, ए की जगह हम लिखेंगे ए अपान 2, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए अपान 2, यहाँ ए अपान 2 लिखा जाएगा, ए अपान 2, ए अपान 2, तो ऊपर चला जाएगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई अपान ए, और ये 2 ऊपर जाके यहाँ 4 हो जाएगा, 4 अपान रूट 2, ये चीज़ हो जाएगी। ए की जगह भी ए अपान 2 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस ए अपान 2 है, पी बिंदु से चालक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ए अपान 2, ठीक। यहाँ ये छूट गया था, समझ में आ गया, हमने लिख दिया, समझा भी दिया कि कहाँ से लिखा गया। अब देखिए इसमें भी वही होगा, फाइव 1 इतना, फाइव 2 इतना, डिस्टेंस पी पॉइंट से यहाँ तक ए अपान 2, तो यही चीज़ यहाँ पर भी प्राप्त होगी। इस फिगर को भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो B2 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए 4 अपान रूट 2। इसी तरह इसको भी आप मिला दीजिए ऐसे ऐसे, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये ए अपान 2 होगा, ए अपान 2 होगा, ए अपान 2 होगा, ठीक। देखिए बिल्कुल बन गया रंगीन फिगर आपका, करेक्ट। तो अब फिर इसमें भी वही पूरी कंडीशन, इसमें भी जब निकालेंगे आप B3 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए 4 अपान रूट 2, ठीक।
इसी तरह इसमें भी ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये a/2 डिस्टेंस हो जाएगी, ये 45 होगा, ये 45, ये 90, ये 90। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका हम V4 कहेंगे। तो V4 इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I/A 4/√। तो B1 B2 B3 तीनों का डायरेक्शन सेम, देखिए ऊपर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा और P अंगुलियां उस P पॉइंट को संकेत कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगा, इसके कारण भी ऊपर, इसके कारण भी ऊपर की ओर, इसके कारण भी ऊपर। सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसको हम BP लिख दिए, ये सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। ये हो जाएगा BP इक्वल टू, देखिए सब में ये चीज कॉमन आ जाएगी, तो ये लिख देंगे μ0/4 पाई I/A, और ये पहले में लिखा जाएगा 4/√2 प्लस 4/√2 प्लस 4/√2 प्लस 4/√2, सबको ऐड कर दिए। तो BP इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I/A, ये हो जाएगा 16/√2। ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह कोई भी चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, मतलब चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट, इसे आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। करेक्ट। अब देखिए एक और एग्जांपल हम आपको बता दें, एक और क्वेश्चन हम आपको समझा दें। देखिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं हम आपको। हाँ देखिए अगला हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, हमने सपोज कर लिया कोई समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है कोई। देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये हमने समबाहु त्रिभुज ले लिया। ठीक, ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, इस समबाहु त्रिभुज को हमने ले लिया और कहा जा रहा है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। P पॉइंट को हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। ठीक, I करंट फ्लो हो रही है और इसकी जो साइड है ये हमने मान लिया L है, इसमें भी हमने मान लिया L है, ये L है, और इसकी साइड भी इधर भी L है, जो तीनों साइडें इक्वल होंगी इसके। ठीक है, अब देखिए P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर समबाहु त्रिभुज है तो कैसे निकाल लेंगे, हम निकालना आपको समझा रहे हैं, बाकी आप बुक से अपने न्यूमेरिकल से देखेंगे। केवल मेथड आपको समझा रहे हैं कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये हमने मिला दी, इससे इस पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, खींच दी। ठीक, ये पूरा कोण 60 डिग्री होता है, आप जानते हैं। तो ये आधा आपका 30 डिग्री होगा, इधर ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये आप 90 जानते हैं, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये आपका एंगल कितना होगा 90 प्लस 30 120, 180 में 120 घटा दिए 60, ये आपका 60 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक, ये यहां से लेकर ए कह दीजिए, इसको n कह दीजिए, इसको k कह दीजिए, a से n तक की डिस्टेंस l है, तो इसको हम यहाँ पे O पॉइंट कह देते हैं। O से n तक की जो डिस्टेंस होगी L/2 होगी, इधर ये भी L/2 होगी, जो O जो है an का मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु। ठीक है, तो φ1 φ2 दो चीज तो आपको मालूम हो गए, φ1 60 है और φ2 भी 60 है, दो चीजें आपको मालूम होंगे φ1 φ2 मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब हमें O से P तक की डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो लगती है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल ले लीजिए POM से और लगा दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब OP बटे आधार ON, लंब बटे आधार।
तो हो जाएगा tan 30 इजकल टू OP आपको कैलकुलेट करना है अपान ON L/2, तो OP इजकल टू हो जाएगा L/2 tan 30, ठीक। tan 30 sin 30 1/2 cos 30 √3/2, इसको सॉल्व करेंगे tan 30 1/√3 आएगी, तो OP की वैल्यू हो जाएगी L/2 इंटू 1/√3, मीन्स ये हो जाएगा L/2√3। ये O से P की डिस्टेंस ये हो गई L/2√3, L/2√3, ठीक। OP डिस्टेंस मालूम हो गई, मीन्स A का मान मालूम हो गया। यहाँ OP क्या है, A है, और इसकी वैल्यू हो गई L/2√3। अब आप फार्मूला लगा दीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक। तो ये हो जाएगा B इक्वल टू, अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इस साइड के कारण, तो इसको B1 कह देते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान A की जगह क्या लिखेंगे हम, A की जगह लिखेंगे L/2√3 और साइन 60 प्लस साइन 60, तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I और 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 अपान L, और ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू 2√3 अपान L, और ये जुड़ जाएगा 2√3/2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, और देखिए √3 3 हो जाएगा, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6I/L। ये हो गया AN साइड की समाउथ रुज की इस भुजा में, इस साइड में जो करंट फ्लो हो रही आई, उसके कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा। अब चूंकि तीनों साइडें इक्वल हैं, इसलिए तीनों साइडों के लिए ये जो साइड है ये भी इक्वल होगी, ये भी L/2√3 ही होगी। यहां से इस पे डालेंगे, ये भी L/2√3 ही होगी। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा, इधर ये 60 होगा, ये भी 60 होगा। इस तरह जो इस साइड के कारण आया है मैग्नेटिक फील्ड, वही इस साइड के लिए भी आएगा, वही इस साइड के लिए भी आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों साइडें इक्वल हैं और एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए जब B2 निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 6I/L। इसी तरह B3 मतलब इस साइड के कारण जब निकालेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 6I/L, और फिर सबको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? डायरेक्शन देख लीजिए, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां P बिंदु को संकेत कर रही हैं, तो धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां P बिंदु पर संकेत कर रही हैं। इधर देखिए अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां P बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं, तो यहाँ पर भी धक्का ऊपर की ओर होगा। इसका मतलब इस भुजा में प्रवाहित धारा, इस भुजा में प्रवाहित धारा, इस भुजा में प्रवाहित धारा के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। इसलिए सब मैग्नेटिक फील्ड जो तीनों भुजाओं के कारण निकला, सबको हम जोड़ देंगे। तो सबको हम जोड़ देंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई कॉमन हो जाएगा, 6I/L प्लस 6I/L प्लस 6I/L। तो ये हो जाएगा 20 म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा 18I/L, ये हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं सबको आप सॉल्व कर डालिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।